अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उसने अपनी सोचों का रुख तब्दील किया और दूसरे रुख से सोचने की कोशिश की। अगर वो शर्त जीत जाए तो इब्लीस को शिकस्त हो जाएगी, मगर कैसे? इब्लीस तो अहद कर चुका है कि उसे कोई शर्त जीतने ही नहीं देगा, फिर वो शर्त कैसे जीत सकता है? बहुत सोचने पर उसके जहन में एक जंगी इस्तिलाह उभरी, कीमूफलाज। शायद इसलिए कि वो इस वक्त हालते जंग में था। पहले तो उसकी समझ में ही कुछ नहीं आया। उसने कीमूफलाज को अपने जहन में वादे करने की कोशिश की। ये दुश्मन को उसकी नजर को धोखा देने की तरकीब होती है। उसमें फौज ऐसा रूप धारती है जो दुश्मन को देखने में मंदिर का हिस्सा लगे। मसलन फौजी गोरीले जंगल में पत्तों का हम रंग लिबास पहनते हैं और चीटल पहाड़ों के लिए खाकी लिबास। यूं वो मंदिर पेश मंदिर और पसे मंदिर का हिस्सा मालूम होते हैं। दुश्मन उन्हें देखते हुए भी नहीं देख पाता, मगर यहाँ उसका क्या काम? जवाब अचानक उसके जहन में आया। असल में उसे जो शर्त लगानी है, शर्त वो उसके बरअक्स लगाए जो ये कीमोफलाज होगा। इब्लीस को मालूम नहीं हो सकेगा कि दर हकीकत वो क्या चाहता है। इब्लीस उसे शिकस्त देने के चक्कर में शिकस्त खा जाएगा। बात समझ में आ रही थी, मगर अभी मबहम थी। जो कुछ वो चाहता है कि हो, उसके खिलाफ शर्त लगाए तो उसकी मर्जी तो पूरी हो जाएगी, मगर शर्त तो वो फिर भी हार जाएगा और ये इब्लीस की शिकस्त भी नहीं होगी। अचानक उसके दिमाग में रोशनी का कूंदा सा लपका। वो किसी और की तरफ से शर्त लगाए और कोई उसकी तरफ से शर्त लगाए तो बात बन सकती है। इस सोच का सलेस तर्जमा करने में उसे कई मिनट लगे। ये तो वो अमलन कर चुका था। उसने अदनान को अपनी तरफ से शर्त लगाने पर मजबूर किया था। खुद शर्त लगाई थी कि 2 मिनट के अंदर बारिश नहीं हो सकती। चुनाचा मतला साफ होने पर भी बारिश हो गई थी। यानी ये तय था कि वह जिससे भी शर्त लगाएगा वो जीत जाएगा, और अगर वो जीतने वाला अपना हो जैसे अदनान, तो ये उसकी ही जीत होगी। मगर शैतान तो यही समझेगा कि वो हारा है, उसे अपनी हार का तो पता ही नहीं चलेगा। सुलेमान को एहसास हो गया कि फिल वक्त वो उससे आगे नहीं जा सकता। उसे महसूस हो रहा था कि इस तरह तो वह बेशुमार फवायद हासिल कर सकता है और इस पर वह मजीद सोचो विचार के बाद उसमें तब्दीलियां भी कर सकता है और उसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर और मौसर बना सकता है। उसके जहन में एक खाका सा बुनने लगा। इंसदाद दारुल अलाम कमेटी के रुकन शैतान ने सबसे पहले इदारे के मैनेजर मीर करामतुल्लाह को घेरने की कोशिश की। वो करियाने की दुकानदार के रूप में उन तक पहुंचा। मीर साहब, मैं चाहता हूं कि आप करियाने का सामान हमारी दुकान से लें। शैतान ने कहा, माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ सामान मुकर्ररा दुकान से आता है। मीर साहब ने जवाब दिया, मैं उनसे कम रेट पर दूंगा। मियाँ, रेट के मामलात का मुझसे कोई तल्लक नहीं, वो सुलेमान साहब जाने तो ताल्लुक पैदा करें। शैतान बोला, मैं आपका ख्याल अलग से रखूंगा। क्या मतलब? आजकल सिर्फ तनख्वाह में किसका गुजारा होता है? मीर साहब, मेरा तो होता है और मुझे तुम्हारी अनायत की जरूरत भी नहीं। मीर साहब ने बेहद खराब लहजे में कहा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो भी मैं तुमसे सौदा ना लेता, इसलिए कि जिस दुकानदार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना साफ सुथरा सौदा देता है कि जी खुश हो जाता है। आज तक चावल चुनने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ अपनी फिक्र करो मीर साहब, बुढ़ापा है इसीलिए तो आखिरत की फिक्र कर रहा हूँ। मीर साहब ने तलखी से कहा, मैंने भूख देखी और भुगती है, इसलिए मेरे दिल में सुलेमान साहब की बड़ी कदर है। वो बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे लिए सआदत की बात है कि मैं उसमें से उनका हाथ भी बटा रहा हूँ और मुझे यहाँ से रिज्क भी मिल रहा है। कई शयातीन ने मुख्तलिफ दावियों से मीर साहब पर काम किया, लेकिन नाकाम रहे। उसके बाद वह निचली सिता के मुलाजमीन की तरफ मतवज्जा हुए। एक शैतान ने जो भूखा बनकर वहां पहुंचा था, पेट भरने के बाद दारुल अताम के एक मुलाजम से बात की, क्या मिल जाता है तुम्हें यहाँ से? मुलाजम ने उसे घूरा, पेट भर लिया है तो निकल चलो यहाँ से, तुम्हें इससे क्या कि मुझे क्या मिलता है? मैं तुम्हें फायदा पहुंचा सकता हूँ। मुलाजम ने इस बार बदली हुई नजरों से देखा, 4000 मिलते हैं।
इसमें क्या होता है? शैतान ने हमदर्दी जताई। हाँ, महंगाई ही इतनी है, मगर क्या हो सकता है? मुलाजिम ने आह भरकर कहा। हो तो बहुत कुछ सकता है। ये बताओ कि दिन भर में कितनी देगों की खपत है यहाँ दिन और रात का कोई तस्वर नहीं, मुसलसल देगें चलती रहती हैं। बस आधी रात से सुबह तक ये सिलसिला रुकता है। चलो आधी रात तक बता दो। मुलाजिम सोचने लगा। हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता, फिर भी अंदाजन 300 देगें तो चढ़ती होंगी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बात यह है कि खाने का मियार बहुत अच्छा है साहब। लोगों ने इस सिलसिले में खासी तौर पर हदायत कर रखी हैं, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दो चार देगे बाहर निकलवा दो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। शैतान ने उसे उकसाया। मैं एक देग के 500 दूंगा। मुलाजिम चालाकी से मुस्कुराया। ये मुमकिन होता तो मैं खुद कर चुका होता। मेरा जवान बेटा बेरोजगार है, उसे ठेला करा देता, दिन भर में 1000 तो खींच ही लेता वो। तो क्यों नहीं किया? 2 आदमियों के होते हुए यह नामुमकिन है, मुलाजिम ने आह भरकर कहा। एक तो मीर साहब, वो पूरा हिसाब रखते हैं और खाना अपने सामने निकलवाते हैं। वो तो हर वक्त यहीं नहीं रहते होंगे। यहीं रहते हैं वो, घर बार छोड़कर हफ्ते में एक बार घर जाते हैं और उस रोज अदनान साहब यहाँ का इंतजाम संभालते हैं। तुम किसी दूसरी रुकावट की बात कर रहे थे। हाँ, वो चौकीदार है अजब खान। वो बहुत कड़वा ईमानदार है। मेरा बस चले तो उसे फांसी पर चढ़ा दूं। इस बार शयातीन ने अजब खान को टटोला, मगर बहुत जल्द उन्हें अंदाजा हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं। वो मायूस हो गए। दारुल अतआम के अंदर दाल गलती नजर नहीं आ रही थी, गोया काम बाहर ही से दिखाना था। एक शैतान ने उस दुकानदार को पकड़ा जो दारुल अतकाम को आटा, चावल, घी, मसाले और देगे चीजें फराहम करता था। वो उस दुकानदार से गाहक बनकर मिला और इधर उधर की बातों के बाद, मैं तुमसे एक कस्टमर खरीदना चाहता हूँ। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी, ऐसा हर ट्रेड में होता है। दुकानदार ने पूछा। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? दारुल अतकाम की बात कर रहा हूँ, शैतान ने कहा। उस पर दुकानदार चौंका। क्यों? कस्टमर किस लिए खरीदे जाते हैं? मुनाफे के लिए, मगर मैं अपना ये गाहक तुम्हें नहीं दे सकता। सोच लो, मैं तुम्हें 1 लाख की ऑफर कर रहा हूँ। शैतान ने चारा डाला। नहीं भाई, सॉरी। अच्छा, 1.5 लाख ले लो। दुकानदार ने शैतान को गौर से देखा। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो अभी कीमत और भी बढ़ाएगा। सॉरी यार, ये मुमकिन नहीं। 2 लाख। तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? वजह तुमसे ज्यादा कौन जानता है। उन्हें महीने में कितने का सामान सप्लाई करते हो तुम? शैतान ने कहा। 10 लाख से ऊपर का, दुकानदार ने कहा। हालांकि वो कम करके बता रहा था, बात करोड़ से ऊपर की थी। तो ऐसा गाहक किसे अच्छा नहीं लगेगा? वो तो ठीक है, मगर मैं ये गाहक तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सादा चेक देने को तैयार हूँ। दुकानदार सोच में पड़ गया। तुम समझ नहीं रहे हो, बात यह है कि मैंने उनसे आज तक 1 पैसे का मुनाफा भी नहीं लिया। मैंने उन्हें कभी गाहक नहीं समझा, जबकि तुम उन्हें मुनाफे की गर्ज से अपनाना चाहते हो। शैतान ने बड़ी यकीनी से उसे देखा। अफसाना सुना रहे हो? नहीं, ये हकीकत है। वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी उसमें शामिल होकर खुदा को खुश कर दूं। बहुत गुनहगार आदमी हूँ। मैं ये बात कभी अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता था, मगर तुमने मजबूर कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे किसी और को दे दूं? और मैं वादा करूं कि मैं भी ऐसा करूंगा तो अपनी छोटी से छोटी नेकी भी बराए फरोख्त नहीं होती। दोस्त, मैं माजरत चाहता हूं। शैतान की मायूसी की कोई हद नहीं थी। सुलेमान पूरा खाका तैयार कर चुका था। उसने अदनान को पूरी तफसील लिख कर दी। ये तन्हाई में पढ़ना और ज़हन नशीन कर लेना। बात ऐसी नहीं थी कि अदनान को उसे समझने में दुश्वारी होती। अगले रोज महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बहुत शदीद गर्मी थी और बारिश का कोई इम्कान नहीं था। 11 बजे के करीब अदनान और सुलेमान यकजा हुए। इधर उधर की बातों के बाद अदनान ने कहा, अभी 1 घंटे बाद मूसलाधार बारिश होगी जो कम से कम 1 घंटा जारी रहेगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ ऐसा नहीं होगा। सुलेमान ने कहा, मुझे मंजूर है। हो गई 1000 की शर्त। 1 घंटे बाद मूसलाधार बारिश हुई जो पूरे 1 घंटे जारी रही। अदनान और सुलेमान ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब तुम कारोबार शुरू कर सकते हो, सुलेमान ने अदनान से कहा। पार्टनरशिप होगी 50-50। वो तो ठीक है, लेकिन दारुल अतआम का क्या बनेगा? सेटअप बन गया है, वो चलता रहेगा। ये काम भी कम हम नहीं हैं, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। दोनों अपने नए कारोबार की इब्तदाई तैयारियों में मसरूफ हो गए। 2 दिन बाद सुलेमान के लिए एक और मसरूफियत निकल आई।
दारुल अतआम से फोन आया कि अगले रोज वजीर आला साहब दारुल अतआम तशरीफ ला रहे हैं और वो फौरन आ जाए। वो दोनों ही दारुल अतआम चले गए। उन्होंने मीर साहब से मिलकर वजीर आला के इस्तकबाल के इंतजामात मुकम्मल किए। वो रात उन्होंने वहीं गुजारी। अगले रोज वजीर आला तशरीफ लाए। उन्होंने दारुल अतआम के इंतजामात और उसकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उस रोज दारुल अतआम में अखबारी नुमाइंदों का भी हजूम था। वजीर आला ने प्रेस के सामने दारुल अतआम ट्रस्ट की कारकर्दगी और सुलेमान अहमद और अदनान अहमद के जज्बे को सराहा और उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने सुलेमान से यह भी कहा कि इस सिलसिले में किसी किस्म की मदद और तावन की जरूरत हो तो वो हाजिर है। मैं शहर में 2 और मकामात पर दारुल अतआम कायम करना चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ जमीन दिला दें, सुलेमान ने कहा। वजीर आला ने अखबारी नुमाइंदों के सामने वादा कर लिया और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। सुलेमान और अदनान बेलौस सोशल वर्कर की हैसियत से मशहूर हो रहे थे। 4 दिन बाद अखबार में अदनान एसोसिएट्स का इश्तहार छपा। इश्तहार में दावा किया गया कि मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। अफराद और इदारे दोनों इदारे की खिदमत से इस्तिफ़ादा करने के लिए रजू कर सकते हैं। अखबारी इश्तहार के मुताबिक जिंदगी और हादसे अस्तना के साथ ये वो इंश्योरेंस कंपनी थी जो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। दोनों दोस्तों के दरमियान हर बात तय पा चुकी थी। इस बिजनेस में अदनान को फ्रंट मैन का रोल करना था। जब तक बाहर से पब्लिसिटी नहीं मिलेगी मुल्क में हमें कोई पूछेगा भी नहीं, सुलेमान ने अदनान से कहा। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, अदनान बोला। हमें इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए आगाज करना होगा और यहाँ उसकी पब्लिसिटी के लिए कोई अखबारी आदमी मुकर्रर करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त, और हमारे सामने बेहतरीन मौका है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी। तुम फौरन इंग्लैंड चले जाओ, वहां दफ्तर सेट करो, स्टाफ भर्ती करो और वहां विंबलडन की इंतजामिया से तुम्हें खुद राब्ता करना होगा। तुम फिक्र ना करो, बात बनते ही मैं तुमसे फोन पर राब्ता करूंगा। शयातीन ने इस बार ऊंची सिता से दारुल अतआम पर वार किया। सुलेमान को चीफ मिनिस्टर हाउस तलब कर लिया गया। उसके वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि क्या होने वाला है। अभी चंद रोज पहले वजीर आला ने प्रेस के सामने उसकी समाजी खिदमात की जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए उसे दारुल अतआम की मजीद शाखें कायम करने के लिए 2 प्लाट देने का वादा किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सूरत हाल बदल जाएगी। वो चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंचा तो उसका ख्याल था कि उसे हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन सेक्रेटरी लेवल स्टाफ की सर्द मोहरी देखकर उसका माथा ठनका। फिर भी उसने खुद को समझाया कि शाह के गुलाम हमेशा खुद को शाह से बड़ा समझते हैं। मगर 2 घंटे हो गए उसकी मुलाकात नहीं हुई तो उसे गड़बड़ का एहसास होने लगा। अब वो वापस भी नहीं जा सकता था और सेक्रेटरियल स्टाफ का रवैया उसके साथ बेहद अहानत में था। बिल आखिर 2.5 घंटे की अजियतनाक इंतजार के बाद चीफ मिनिस्टर ने उसने अदने बारियाबी बख्शा। चीफ मिनिस्टर का रवैया भी बेहद सर्द और खुश्क था। सुलेमान साहब, हमारी सूबाई कबीना ने फैसला किया है कि दारुल अतआम सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतजाम चलाया जाएगा। सुलेमान तो हक्का बहका रह गया। मैं आपका मतलब नहीं समझा जनाबे आली। इसमें ना समझने की कौन सी बात है, चीफ मिनिस्टर ने मज़ाक़ उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बस आप दारुल अतआम सूबाई हुकूमत के हवाले कर दें। ये तो ज्यादती है और ट्रस्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। ट्रस्ट को तो हम छू भी नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर मुस्कुराया। मैं सिर्फ दारुल अतआम की बात कर रहा हूँ। वो ट्रस्ट का हिस्सा है और ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाया जा रहा है। सॉरी जनाब, ये मुमकिन नहीं, सुलेमान ने मजबूत लहजे में कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप तावन नहीं करेंगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर ने धमकी दी। आप अपनी ताकत आजमा लें। मैं अपने और गरीबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। मैं आपसे आईनी और कानूनी जंग लड़ूंगा। चीफ मिनिस्टर के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अगर सूबाई हुकूमतों को गरीबों की फलाह बहबूद का इतना ही ख्याल है तो वो खुद दारुल अतआम कायम कर दे। आप तो बेलौस काम कर रहे हैं ना, आप इसमें कोई मफाद भी तो नहीं है। बिल्कुल, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि दारुल अतआम का इंतजाम आप नहीं हम संभालें। फर्क मुझे नहीं पड़ता, फर्क मुस्तहिक लोगों को पड़ेगा, इसलिए कि वहां लूट मार शुरू हो जाएगी। हुकूमत को ज़कात भी ईमानदारी से तकसीम नहीं करनी आती। चीफ मिनिस्टर का चेहरा सुर्ख हो गया। आप हम पर करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं यही सब कुछ प्रेस के सामने भी कहूंगा और अदालत में भी। सुलेमान उठ खड़ा हुआ। मेरा मशवरा है कि जज्बातियत से ग्रेज करते हुए ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। मैं चलता हूँ।
सुलेमान ने कहा और बाहर निकल आया। उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। लंदन में एसोसिएट्स इंटरनेशनल का दफ्तर कायम हो चुका था। स्टाफ रख लिया गया और उसने काम भी शुरू कर दिया। वह विंबलडन की इंतजामिया तक रसाई के लिए उसने अपने मैनेजर रॉबर्ट मिचम की खिदमत हासिल की, जिसको बहुत देखभाल के रखा गया था और वह बड़ा बारसोख था। विंबलडन शुरू होने में 3 दिन बाकी थे कि रॉबर्ट ने विंबलडन के एक मुंतजिम से अदनान की मुलाकात का वक्त ले लिया। अदनान मिलने के लिए जा पहुंचा। उस मुंतजिम का नाम हैरी गोल्डस्मिथ था। मेरी समझ में नहीं आता कि आप हमसे किस किस्म का सौदा करना चाहते हैं, गोल्डस्मिथ ने कहा। हम आपके टूर्नामेंट को मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, अदनान पुर एतमाद लहजे में कहा। कैसे? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं, गोल्डस्मिथ बोला। फिर भी आप अपनी शराइत बता दें। हम टूर्नामेंट के गेट मिनी का 25% बतौर फीस लेंगे, अदनान ने कहा, और जिस दिन बारिश होगी उस रोज की गेट मनी का दुगना हम आपको अदा करेंगे। गोल्डस्मिथ मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। बहुत दिलचस्प ऑफर है, लेकिन फिल वक्त हमें इस तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं। पहले 2 दिन तो बारिश का कोई इम्कान ही नहीं। उसके बाद महकमे मौसमात की रिपोर्ट के मुताबिक सोचें और फैसला करेंगे। जबकि मेरी इतलात के मुताबिक टूर्नामेंट के पहले दिन इतनी शदीद बारिश होगी कि इफ्तिताही मैच शुरू भी नहीं किया जा सकेगा। हमारा महकमा मौसमियात आपके मुल्क के महकमा मौसमियात की तरह नाअहल नहीं, गोल्डस्मिथ ने तेज लहजे में कहा। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर बारिश होनी है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। हमारे अपने ज़राए और वसाइल हैं और मैं किसी भी मुल्क की महकमा मौसमियात पर एतबार नहीं करता। सॉरी मिस्टर अहमद, मगर हमें आपके तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं, गोल्डस्मिथ ने कुछ के लहजे में कहा। इट्स ऑल राइट, अदनान ने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। किसी वक्त इरादा बदले तो मुझसे राब्ता कायम कर लीजिएगा। अपने ऑफिस पहुंचते ही अदनान ने सुलेमान को फोन किया। 1-2 रस्मी जुमलों के तबादले के बाद सुलेमान ने पूछा, मौसम कैसा है वहां का? फिलहाल तो साजगार नहीं है। मेरा ख्याल है कि विंबलडन में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक तेज बारिश होगी। इफ्तिताही मैच भी नहीं खेला जा सकेगा। मैं नहीं मानता। हो जाए शर्त, हो गए 10,000 की। डन। अगर इस रोज रात को मेरा फोन ना आए तो समझ लेना कि मौसम साजगार नहीं और मुझे फोन कर लेना। सुलेमान इसकी बात का मतलब समझ रहा था। ओके, उसने कहा, फिर बात होगी। अगले रोज सूबाई हुकूमत ने कार्रवाई ही कर डाली। दारुल अतआम को सरकारी तहवील में ले लिया गया। सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में प्रेस को नोट जारी किया। कार्रवाई के फौरन बाद सुलेमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। उसने खुलकर बात की और इस अदम का इजहार किया कि वो इस फैसले को अदालत में भी चैलेंज करेगा और इस बेइंसाफी के सिलसिले में वफाकी हुकूमत को भी अप्रोच करेगा। अगले रोज के अखबारात उसी खबर से भरे हुए थे। तकरीबन हर अखबार के इदारिया ने लिखा था और एक दूसरी सरकारी अखबारों के सिवा सब ने हुकूमती इक़दामात की मज़म्मत की थी। उस रोज सुलेमान को बेशुमार फोन कॉल मौसूल हुई। उनमें वो वकील भी थे जिन्होंने बिला मुआवजा उसे अपनी खिदमात पेश की थी। चंद एक ने तो ये कहा था कि वो पिटीशन तैयार कर चुके हैं, सिर्फ उसके दस्तखत और इजाजत की जरूरत है। सुलेमान ने बहुत सोच समझकर उनमें से एक बड़े और मशहूर वकील का इंतखाब कर लिया। उस रोज पटिशन दाखिल कर दी गई। उससे आर्डर की दरख्वास्त भी दे दी गई। समाअत के लिए 3 रोज बाद की तारीख मिली, मगर एक दिन छोड़कर अवामी रद्द अमल बड़े भरपूर अंदाज में सामने आया। वजह यह थी कि सुलेमान ने अपने तमाम स्टाफ को वक्ती तौर पर हट जाने की हिदायत की थी। उसका नतीजा ये निकला कि दारुल अतआम का इंतजाम मुश्किल हो गया। लोग आस लेकर आते और उन्हें मायूसी मिलती। एक दिन तो ये सूरत हाल रही कि दूसरे दिन एहतजाजी जुलूस की नौबत आ गई। बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। उसके बाद पूरे शहर में इश्ताल फैल गया। अगले रोज पूरे शहर में मुकम्मल हड़ताल हुई। लोगों के बहुत बड़े हजूम ने दारुल अतकाम का घेराव कर लिया। उन्होंने इमारत पर कब्जे की कोशिश भी की। उस पर पुलिस ने गोली चला दी। 3 अफराद जाँ बहक हुए और दर्जनों जख्मी हुए। सुलेमान बीक वक्त 2 महाजों पर लड़ रहा था। उसे दारुल अतआम की फिक्र भी थी और विंबलडन की भी। खबरों में बताया गया कि विंबलडन में पहला दिन पूरी तरह जाया हो गया। एक सरू भी नहीं की जा सकी। उसे सिर्फ इत्मीनान हुआ। अब वो अदनान की कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन अदनान ने फोन नहीं किया। वो इसका मतलब समझता था। वह मंडल की मुंतजमीन ने हथियार नहीं डाले थे, यानी अदनान से राब्ता नहीं किया गया।
अब उसे खुद फोन करके शर्त लगानी थी। उसे उम्मीद थी कि दूसरे दिन की बारिश मुंतजमीन की मज़ाहमत को तोड़ डालेगी। उसने अदनान का नंबर मिलाया। फोन अदनान ने ही रिसीव किया था। क्या सूरत हाल है? सुलेमान ने पूछा। मैं शर्त जीत गया, कोई मैच शुरू नहीं हो सका, बारिश होती रही। ठीक है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। मेरा अंदाजा है कि कल भी इफ्तिताही मैच नहीं हो सकेगा, उतनी ही बारिश होगी। नामुमकिन हो जाए शर्त इसी बात पर। हो गई 20,000 की, मंजूर है। कारोबारी मौसम ठीक रहा तो मैं कल फोन करूंगा, अदनान ने कहा, वरना तुम ही फोन कर लेना। लेकिन वो दोनों जानते थे कि उसकी नौबत नहीं आएगी। रसूल क्रेडल पर रखकर सुलेमान ने इत्मीनान की सांस ली। ये पता चल गया था कि वह शैतान को बेवकूफ बना सकते हैं, और वो बन रहा है। अदनान एसोसिएट्स इंटरनेशनल की कामयाबी में कोई शुबा नहीं रहा था। उसी रोज अदालत ने फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद पहली ही पेशी में उसे स्टे आर्डर दे दिया। मुकदमे का फैसला होने तक सूबाई दारुल अताम को अपनी तहवील में नहीं ले सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुबारकबाद के टेलीग्राम और फोन कॉल का तांता बंद गया। सुलेमान को सूबाई हुकूमत के इस इक़दाम से और अदालती केस से मुल्क गिर शोहरत हासिल हो गई। वो बहुत खुश था। पहले दिन की बारिश ने हैरी गोल्ड स्मिथ को हैरान तो जरूर किया था, मगर उसने अब भी उसे कोई अहमियत नहीं दी। हैरत भी इसलिए थी कि उसे सुबह सूरज पूरी आबोताब से निकला था, आसमान पर बदली का कोई टुकड़ा भी नहीं था। फिर अचानक हर सिमत से हर रंग और शक्ल के बादल जोक दक जोक आना शुरू हुए। ऐसे लग रहा था कि बादलों का कन्वेंशन हो रहा है। और उसके बाद जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई वो रात 11 बजे तक का वक्फा भी नहीं हुआ। 11:15 बजे आसमान को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मुसलसल इतनी बारिश होती रही है और सिर्फ 15 मिनट में पहले मौकूफ हुई है। महकमा मौसमियात के एक डायरेक्टर से उसकी बड़ी दोस्ती थी। उसका नाम मॉर्गन वाइट था। रात 12 बजे उसने मॉर्गन को फोन किया। अब तुम्हारा महकमा भी नाअहली की तरफ बढ़ रहा है, उसने उसकी मजाज पुरसी के बाद कहा। ये बात नहीं है हैरी, मॉर्गन ने कहा। आज पूरे दिन हमारे महकमे में भी खुलबली मची रही, मगर हमारे पास तस्वीर मौजूद हैं जो गवाही देती हैं कि पेशगोई दुरुस्त थी, हमसे कोई गलती नहीं हुई। बादल अचानक ही आए और आसमान पर छा गए। चलो होता है, कल के बारे में क्या खबर है? इस वक्त बादल गायब हो चुके हैं। हम यकीन से कह सकते हैं कि कल बारिश नहीं हो सकती। कल रोशन और चमकदार दिन होगा। मैं दुआ ही कर सकता हूं कि इस बार पेशगोई दुरुस्त साबित हो। लंदन के शयातीन का हंगामी अजलास जारी था। ये मुसीबत हम पर अचानक ही नादल हुई है, लंदन ब्यूरो का चीफ कह रहा था, और इस मुसीबत का असल मरकज पाकिस्तान है। तमाम बैरूनी यूनिट्स को 10 दिन पहले खबरदार कर दिया गया था, मगर हमें ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी हंगामी सूरत हाल होगी, लिहाजा हम उसके लिए तैयार नहीं थे। 3 दिन पहले पाकिस्तान के एमरजेंसी यूनिट ने हमें मतला किया कि हमें तवील और मूसलाधार बारिश का बंदोबस्त करना है। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास इतनी डेवल पावर नहीं। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना हुआ तो 1000 एक्सीलेंसी का बदतरीन अजाब नाज़िल होगा, मगर मैंने उन्हें समझाया कि हमारे पास वाकईतन इतनी ताकत नहीं। उस पर उन्होंने हमें इख्तियार दिया कि हम दुनिया के हर सेंटर से शैतानी मदद तलब कर सकते हैं, और हमने ऐसा ही किया। फिर भी काम के लिहाज से नफरी बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर थी। चुनाचा पाकिस्तान से ही 20,000 शयातीन की कमक भेजी गई। मैं क्या बयान करूं कि उन्होंने कहां से बादल जमा किए और उन्हें खींच कर लाए। जबरदस्ती मुसलसल मूसलाधार बारिश कराना कोई आसान काम नहीं था। इस वक्त उन लोगों का पता है कितना बुरा हाल है। वो सब नढाल पड़े हैं। मुमकिन है उन्हें नचोड़ कर रख दिया है। और अभी जरा देर पहले फिर हमें हुक्म मिला है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक फिर बारिश होनी चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया कि कल की नफरी आज के काम करने के लिए काबिल नहीं। फिर मोहलत कम है, इसलिए इस बार इतने कम शयातीन से काम नहीं चलेगा। तो फिर मजलिस आमला के एक रुकन ने कहा, इस बार वहां से 1 लाख की कमक आ रही है। सुपरवाइजर आप लोगों को करना होगा। ये मैंने मालूम कर लिया है कि बादल हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मिल सकते हैं। मारे गए एक और कारकुन ने कराहते हुए कहा, बड़ा मुश्किल और जानलेवा काम है। ये नहीं पता चला कि इस अजीबोगरीब हुक्म का पस मंजर क्या है। तीसरे रुकन ने पूछा, बस 1000 एक्सीलेंसी का खास हुक्म है, इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। सब कुछ चौपट हुआ जा रहा था। पहला रुकन बोला, यहाँ के सारे काम धरे के धरे रह गए। लोगों को वर्गलाने की फुर्सत भी नहीं मिल रही। ये कैसी इमरजेंसी है? खैर, यहाँ तो वर्गलाए बगैर ही हमारा काम चल जाता है, ब्यूरो चीफ बोला, मगर ज्यादा दिन ये सूरत हाल रही तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी सुबह भी 7 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई।
और इस बार गोल्ड स्मिथ की परेशानी की कोई हद नहीं थी। उसे इस पाकिस्तानी की गुफ्तगू याद आई जो उसके हाथ मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फरोख्त करने आया था, और उसका अंदाजा और लहजे का एतमाद अब उसे खौफजदा कर रहा था। उस पूरे मामले में कोई गड़बड़ थी जरूर। 11 बज गए, बारिश का तसलसल नहीं टूटा। उसने घबरा कर फिर मॉर्गन वाइट को फोन किया। ये क्या हो रहा है मॉर्गन, उसने परेशानी से कहा। अंदाजा ऐसा था जैसे मॉर्गन ही उस बारिश का जिम्मेदार है। हम खुद हैरान हैं हैरी, दूसरी तरफ से मॉर्गन ने कहा, मगर इतना जरूर मालूम हो गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया के हिस्से की बारिश है जो हम भुगत रहे हैं। क्या मतलब? जो बादल यहाँ बरस रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बल्कि ऐसे लगता था कि उन्हें धक्के दे देकर लाया जा रहा है। ये सुनकर गोल्ड स्मिथ का दिल और बैठने लगा। ये सिलसिला रुकेगा भी? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बारिश तो 3 दिन भी जारी रह सकती है। शुक्रिया मॉर्गन, तुम बहुत मददगार साबित हुए, गोल्ड स्मिथ ने तलख लहजे में कहा और रसूल क्रेडर पर पटक दिया। अब उसने विंबलडन की इंतजामिया के सदर सर जाजर को फोन किया। उसने उन्हें पूरी सूरत हाल बताई। तो मुझको पहले ही बता देना चाहिए था हैरी, सर जार्दन ने फिक्रमंदी से कहा। ये तो मशर की जादूगरी मालूम होती है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, मगर इस वक्त मस्करापन लग रहा था। खैर, मैं 2 बजे इंतजामिया कमेटी का इजलास तलब कर रहा हूँ, तुम आ जाओ, वहां ये सब कुछ बताना, फिर कोई फैसला करेंगे। लेकिन ये सब कुछ इत्तेफाक भी हो सकता है, कमेटी के एक मेंबर ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। गोल्ड स्मिथ का बयान इन सभी को अलफ लैला मालूम होता था, मगर वह सब परेशान भी हो गए। हाँ, ये मुमकिन है, सर जार्दन ने कहा, लेकिन जारी रहा तो ये इत्तेफाक बेहद तबाहकुन साबित होगा। सबसे बड़ी बात ये कि महकमा मौसमियात ने इन दोनों को बिल्कुल क्लियर करार दिया था, गोल्ड स्मिथ ने कहा, और ये दोनों दिन तबाह हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आने वाले दिनों में बारिश का इम्कान है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि इस सूरत हाल में तो ये टूर्नामेंट ही खतरे में पड़ जाएगा। सर जार्दर झंझला गए। यानी हमें इस मशर की चोबदाबाज से समझौता कर लेना चाहिए। इसमें हर्ज भी क्या है? गोल्ड स्मिथ ने कहा, आने वाले दिनों में बारिशें होनी हैं। अगर वो हमें तोहफत फराहम कर सकता है तो ये खजारे का सौदा नहीं। मगर इस बात की क्या जमानत है? एक मेंबर ने एतराज किया। मैंने अभी कुछ देर पहले महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से बात की है। उसका कहना है कि यह आज की बारिश कई दिन भी जारी रह सकती है। गोल्ड स्मिथ ने बात काटते हुए कहा, अगर ये बारिश 11 बजे रुक जाती है तो इसका ये मतलब होगा कि वो मशर की शोबदागर ठीक कह रहा है, मगर इसमें एक और दिन जाया हो जाएगा। एक और मेंबर ने एतराज किया। नहीं होगा, बल्कि उसकी आजमाइश भी हो जाएगी, गोल्ड स्मिथ बोला। हम शर्त आयद करेंगे कि अगर ठीक 11 बजे बारिश रुक गई तो मुआहदे पर अमल होगा, वरना नहीं। ये ठीक है। सब मुतफिक हो गए तो मुआहदे की शराइत पर बातचीत शुरू हुई। गोल्ड स्मिथ ने उन्हें अदनान एसोसिएट्स इंटरनेशनल के शराइत के मुतल्लक बताया। ये तो बहुत ज्यादा है, एक मेंबर बोला। हाँ, इस पर हमें बारगेन करनी चाहिए, दूसरे मेंबर ने इसकी तायद की। जेंटलमैन, उस वक्त हम बारगेन कर सकते हैं, गोल्ड स्मिथ ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं नहीं समझता कि अब हम बारगेनिंग की पोजीशन में हैं। मिस्टर गोल्ड स्मिथ ठीक कह रहे हैं, सर जार्दन ने कहा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, गोल्ड स्मिथ बोला। अब हमें टिकटों की कीमत पर भी नजरसानी करनी होगी, सर जार्दन ने कहा। मगर नजरसानी से पहले हैरी गोल्ड स्मिथ को अदनान एसोसिएट्स इंटरनेशनल से बातचीत और मुआहदे का मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया। प्लीज मिस्टर अदनान, आप फौरी तौर पर यहाँ तशरीफ ले आइए। अदनान मुस्कुरा दिया। फिर उसने माउथ पीस में कहा, सॉरी मिस्टर गोल्ड स्मिथ, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। गोल्ड स्मिथ से चंद लम्हे बोला ही नहीं गया। फिर उसने कहा, हम आपसे मुआहदा करना चाहते हैं। आप जानते हैं ये बड़ा बिजनेस है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा अहम है। आप तशरीफ ले आएं, यहाँ दस्तावेज मुकम्मल हो जाएंगी और मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। गोल्ड स्मिथ ने फोन पर भी महसूस कर लिया कि उसका मुकाबल का एतमाद और बढ़ गया है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और रसूल रख दिया। 2 घंटे बाद मुआहदे पर दस्तखत हो गए। गोल्ड स्मिथ के रुखसत होते ही अदनान ने सुलेमान को फोन किया। सुलेमान, मैं शर्त जीत गया, उसने कहा। यहाँ बारिश हो रही है और मुझे यकीन है कि बारिश ठीक 11 बजे रुक जाएगी। 11:01 पर बारिश नहीं हो रही होगी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। दूसरी तरफ से सुलेमान ने खुश्क लहजे में कहा, ऐसा ही होगा। ठीक है, 10,000 की और शर्त हो गई, मंजूर है। और एक बात बताऊं, आप व मिल्टन में बारिश इस साल 1 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। हर मैच बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होगा। मैं इंग्लैंड के मौसम को जानता हूं, ये मुमकिन ही नहीं है। हो जाए, शर्त हो गई। मैं कहता हूं कि इस टूर्नामेंट में बारिश मुदाखलत करती रहेगी। मुझे मंजूर है, अदनान ने कहा। और मुबारक हो सुलेमान, तुम्हें बारक हो अदनान, जीते तो तुम हो।
मैं अपनी जीत पर भी तुम्हें मुबारकबाद दे सकता हूँ। यार एक बात और जहन में आई है, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा, वो अपना रिजवान है ना, बहुत खराब हो गया है। मुझे तो अब यकीन हो गया कि शैतान उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और मुझे यकीन है कि शैतान उसे उसके हाल पर छोड़ देगा। अदनान ने कहा, नामुमकिन, मैं उस पर भी 10,000 की शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, हो गई। शयातीन ने सूबाई सतह पर नाकामी के बाद वफाकी हलकों में तार हलाए। उनकी रसाई दूर तक थी। सुलेमान का माथा ठनका उस रोज बुरी तरह, जब पहली बार FIA वाले उसके पास आए। उनका अंदाज अगरचा बेहद महज़बाना था, लेकिन जो वो तफ्तीश कर रहे थे वो अपनी जगह बेहद संगीन थी। मौजू ये था कि देखते ही देखते वो इतना दौलतमंद कैसे हो गया। मसला ये था कि वो ये बात नहीं बता सकता था, बताता तो यकीन कौन करता। मैं नहीं समझता कि आप मुझसे ये सब कुछ पूछने का हक है, उसने तफ्तीशकारों से कहा। ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऊपर के, बहुत ऊपर के अहकामात हैं, एक तफ्तीशकार बोला। और जनाब, जायज तरीके से रातों रात कोई अरबपति नहीं बन जाता, दूसरे का लहजा तंजिया था। तो आप किस लिए आए हैं? सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, आपको ये बात खुद मालूम करना चाहिए। छानबीन के जरिए मैं अगर मुजरम हूँ तो एतराफ़ जुर्म क्यों करूँगा? अगर आपके ज़राए जायज़ नहीं तो बताने में क्या हर्ज है? फर्ज कर लें कि नाजायज हैं, तब हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। सुलेमान ने बेखौफी से कहा, आपको हमसे तावन करना चाहिए, पहला तफ्तीशकार बोला, या फिर ऊपर वालों से बात करके उन्हें मुतमिन कर दीजिए। दूसरे ने तजवीज़ पेश की। ऊपर वाला तो एक ही है और वह सब कुछ जानता है। सुलेमान ने गहरी सांस लेकर कहा, वैसे आप मेरे बैंक से राब्ता क्यों नहीं करते? मेरे पास जो कुछ भी है वो मुझे बैंक के तवस्सुत से मिला है। ये काम तो हम कर चुके हैं। आपको 2 बार मुस्तैद चेक की शक्ल में रकूमात मिली हैं। चेक जिस कंपनी के थे उसका कहीं वजूद नहीं है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आप ये बताएंगे कि आपको वो किस बात का सिला मिला और किन से मिला? ये तो आपको मालूम करना है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि किसी ने किसी वजह से मुझे वो रकूमात दी और मैंने रकम का बेशतर हिस्सा एक ट्रस्ट में लगा दिया। आप यूं समझ लें कि ये भी देने वाले की ख्वाहिश थी कि बाद लोग सामने आए बगैर नेकी करना चाहते हैं। उस जवाब से हमारी तसल्ली नहीं होगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों चले गए। जरा देर बाद एक वजारत के सेक्रेटरी का फोन आ गया। उसने जो गुफ्तगू की उसका लब्बे लबाब ये था कि सुलेमान को ऊपर वालों का ख्याल रखना चाहिए और नेकी की तरफ तवज्जो कम करनी चाहिए। उससे ऊपर वाले खौफजदा होते हैं कि उनके लिए खतरा बन रहा है, मगर मेरे सियासी अज़ाइम नहीं हैं। सुलेमान ने कहा, इब्तिदा में सब यही कहते हैं। सेक्रेटरी ने कहा, मैं यकीन दिलाता हूँ सुलेमान साहब, इतना काफी नहीं। आप नहीं जानते, और बड़े और बाइख्तियार लोगों को नेकी से एलर्जी होती है। मुझे अफसोस है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो कानून और आइन के मुनाफी नहीं। अभी सिर्फ तफ्तीश शुरू हुई है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बी वाइज प्लीज, सुलेमान बोला। यह सेक्रेटरी का आखिरी जुमला था। सुलेमान अगले रोज 2 काम किए। सबसे पहले जमानत कबल अज गिरफ्तारी कराई और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसमें उसने वादा कर दिया कि उसके खिलाफ वफाकी सतह पर जो कुछ हो रहा है, वो जिसकी ईमा पर हो रहा है, वो उसे जानता है और खबरदार कर रहा है कि मजीद कोई कार्रवाई हुई तो वो अपनी जुबान बंदी का अहद तोड़कर ना सिर्फ उसे बेनकाब करेगा बल्कि तमाम दस्तावेजात भी दुनिया को दिखा देगा। उसे खदशा था कि FIA वाले फिर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इबलीस तक उसका पैगाम पहुंच गया था। इबलीस की झंझलाहट मुसलसल बढ़ती जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान के मुकाबले में उसे इस तरह से हरजीमियत उठाना पड़ेगी। सुलेमान उसे शिकस्त पर शिकस्त दे रहा था। वो इस कदर चालाक और अय्यार साबित हुआ था कि इबलीस को अब उसे खौफ आने लगा था। सुलेमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे जो धमकी दी थी, पहले तो उसके जी में आई कि उसे नजरअंदाज कर दे, मगर फिर वो लर्ज कर रह गया। ये दुरुस्त था कि इंसानों को सुलेमान की बात पर यकीन नहीं आएगा, वो उसे फंसाना ही समझेंगे, मगर उसकी उम्मत तो ये जान लेगी कि ये हकीकत है। और शयातीन को जब पता चलेगा कि उनके पेशवा को यूं शिकस्त पर शिकस्त हो रही है तो उनका मोरल तबाह हो जाएगा और वो उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ इंसान अमलन उसे बेवकूफ बनाने लगेंगे। चुनाचा इबलीस ने फौरन हाथ खींच लिया। ये दारुल अतआम वाला जहर का घोंट भी उसे खामोशी से ही पीना पड़ेगा।
मीटिंग बुलाने में कबाहत यह थी कि उसे तरह तरह के सवालात का सामना करना पड़ता। चुनाचा उसने इस सिलसिले में सर्कल जारी कर दिया। दारुल अतआम एक्शन कमेटी तोड़ दी गई, मगर बहुत सख्ती के साथ कह दिया गया कि सुलेमान को किसी कीमत पर कोई शर्त नहीं जीतने दी जाएगी और इस हुक्म पर और ज्यादा सख्ती से अमल दरामद होगा। दर हकीकत अब इबलीस अपने चेलों से मुंह छिपाए फिरने पर मजबूर हो गया था। विंबलडन की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद अदनान ने पांव फैलाने शुरू किए। उसका अगला हदफ अमेरिका था। वहां बास्केटबॉल और बेसबॉल का सीजन शुरू हो रहा था। पांव जमाने के लिए वही कुछ करना था जो विंबलडन में किया गया था। बहुत थोड़े अरसे में अदनान एसोसिएट्स इंटरनेशनल मोसरम की कवरेज के लिए एक मोतबर नाम हो गया। अब काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। शोहरत एक बार पीछा पकड़ ले तो छोड़ती नहीं, फैलती ही जाती है। मौसम गर्मा में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड का दौरा करना था। वो फुल टूर था जिसमें 5 टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल होना था। एन उससे अरसे में ऑस्ट्रेलिया के मौसम सरमा के खेल होना थे। फिर जब दुनिया भर में सर्दी होती तो ऑस्ट्रेलिया में मौसम गर्मा शुरू होना था। मसरूफियत ही मसरूफियत थी। उधर अदनान ने डर्बी होने वाले घुड़दौड़ को भी लूटने का प्रोग्राम बना लिया। उसके लिए भी कुछ भी तो मुश्किल नहीं रहा था। टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड का मेंबर पेड फोर्ड हैरी गोल्ड स्मिथ के करीबी दोस्तों में से था और इस वक्त वो गोल्ड स्मिथ के साथ सेंटर कोर्ट में बैठा पेड संपर और इसका दूसरे राउंड का मैच देख रहा था। मैच एक तरफा था, इसीलिए इधर उधर की बातें भी हो रही थी। इस बार तो मौसम ने तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पीटर ने फोर्ड से कहा। पूरे 2 दिन वाश हो गए। हाँ, और ऐसा पहली बार हुआ है, गोल्ड स्मिथ ने जवाब दिया। और अब मुसलसल बारिशों की पेशगोई है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड स्मिथ ने कंधे झटकते हुए कहा। क्या मतलब? फोर्ड के लहजे में हैरत थी। अब हमारा हर दिन इंश्योर्ड है। जिस रोज बारिश होगी उस रोज मुआहदे के मुताबिक हमें गेट मनी का दुगना वापस मिलेगा। फोर्ड हैरान रह गया। कौन सी कंपनी है भाई? ये तो बहुत मुश्किल कवरेज है, तुम तो बारिश की दुआ मांगते होगे। लुत्फ ये है कि इस शक के मुताबिक कोई मैच डिस्टर्ब ना हो तो भी बारिश की सूरत में हमें अदायगी होगी। वाह भाई, इसमें हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट करा दो ना। उनसे करा दूंगा। मैच खत्म हुआ तो गोल्ड स्मिथ ने कहा, कोई मसरूफियत ना हो तो आज लंच मेरे साथ करो, मैं फारग हूँ, चलो। वो दोनों बाहर आए तो एक बहुत बड़ी हैरत उनकी मुंतजर थी। विंबलडन उनके साथ गिरदोनवा के थोड़े से इलाके को छोड़कर पूरे लंदन में बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। ये तो लगता है कि बारिश ने सिर्फ तुम लोगों को बख्शा है, फोर्ड ने कहा। यही बात है, गोल्ड स्मिथ ने गहरी सांस ली। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स जादूगर है। जादूगर? फोर्ड ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा मतलब है कि वो दूर? कुछ भी समझ लो, वो शख्स इंडियन है। जानते हैं उसने हमें चैलेंज किया था कि महकमा मौसमियात की बारिश ना होने के पेशगोई के बावजूद ऐसी बारिश होगी कि इफ्तिताई मैच भी नहीं खेला जा सकेगा। और पहले और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे रात तक ऐसी बारिश हुई कि वाकई इफ्तिताई मैच भी नहीं खेला जा सका। उसके बाद हमने उससे मुआहदा कर लिया। भाई मुझे भी उसका फोन नंबर दो, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी दे दूंगा। शयातीन के लंदन ब्यूरो की मीटिंग हो रही थी। मैं तो परेशान हो गया हूँ, ब्यूरो चीफ ने कहा। मगर अभी तो सूरत हाल काबू में है, एक मेंबर बोला। सिर्फ इसलिए कि हमें यह नुक्ता सूझ गया था कि सिर्फ विंबलडन को बारिश से महफूज रखना है, वरना सोचो कि यहाँ से बादलों को बूंद पड़ने से पहले लंदन से बाहर धकेलना कितना मुश्किल काम था। और अब हमारे पास नफरी भी नहीं थी। जो कमक आई थी उसका क्या हुआ? उसे अजाफे के साथ अमेरिका भेजना पड़ा। वहां भी यही कुछ हो रहा है। खैर, एक बात समझ में आ गई। एक और मेंबर ने झुरझुरी लेकर कहा, बारिश कराने के मुकाबले में बारिश ना होने देना ज्यादा आसान है। हमारे लिए है कि अमेरिका वाले रो रहे हैं, वहां उन्हें बीक वक्त 50-60 महादों पर लड़ना पड़ रहा है। सवाल यह है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मुसीबत हम पर कैसे आई? ये तो 1000 एक्सीलेंसी ही बता सकते हैं, ब्यूरो चीफ ने आह भरकर कहा। हमारा तो फील्ड वर्क भी धरे का धरा रह गया और हर वक्त थकन सवार रहने लगी है। वाकई बहुत खराब सूरत हाल है। हुकूमती कार्रवाई ने सुलेमान को बहुत बड़ी शख्सियत बना दिया था। अपने इलाके में उसका शुमार बड़े और अहम लोगों में होने लगा। जरा फुर्सत मिली तो उसकी सोशल लाइफ भी दोबारा शुरू हो गई। दूसरी तरफ अदनान के ना होने की वजह से दारुल अतआम का बोझ भी उस पर पड़ गया था। फुर्सत मिली तो उसने रिजवान को भी चेक किया। रिजवान के मतलब वो अदनान से शर्त लगा चुका था। ये अमर यकीनी था कि शैतान ने रिजवान का पीछा छोड़ दिया है, मगर रिजवान सुधरा नहीं था।
اس کے शब रोज वैसे ही गुजर रहे थे। अब शैतान को रिजवान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उसने उदासी से सोचा। रिजवान पूरी तरह उसके रंग में रंग चुका था। अब रिजवान आप ही आप के लिए बहुत काफी था। फुर्सत मिली तो उसे फरदाना भी याद आई। सच तो यह है कि उसे वो कभी भूला भी नहीं था, मगर जो असाबी और ज़हनी जंग लड़ी थी उसने उसे अपने बारे में सोचने की भी मोहलत नहीं दी। उसके बाद पास वक्त कम था और वह सोच सकता था। फरदाना से उसे मोहब्बत हो गई थी और वह मोहब्बत बेसबब नहीं थी। वो पूरे यकीन से कह सकता था कि उसने जिंदगी में फरदाना जैसी कोई लड़की नहीं देखी, और कम अज कम उसके मुंह से यह कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए कि वो ऐसा आदमी नहीं था कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की आई ही ना हो। उसकी जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां आ चुकी थीं और वह सब के सब बुरी थीं, और वो खुद सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी में घुस चुका था। उनमें अच्छी भी थीं, मगर उसने उन्हें बिला तफरीक इस्तेमाल बर्बाद किया था। अगर वो औरत को समझने का दावा करता था तो ये गलत नहीं था, मगर फरदाना उसके लिए एक नया तजर्बा थी। सुलेमान की जिंदगी में ऐसी कई लड़कियां आईं जिन्होंने उसे रिक्शा या टैक्सी में घर छोड़ने की ऑफर की और वह बिला झड़क तैयार हो गईं। ये अलग बात कि रिक्शा या टैक्सी की मंजिल बाहमी रजामंदी से कोई सिनेमा हाउस, कोई रेस्टोरेंट या कोई तफरीगाह साबित हुई, लेकिन फरदाना से पहले सुलेमान का वास्ता कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं पड़ा था जिसने दो दोस्तों के होते हुए उसकी लिफ्ट कबूल की हो, फिर टैक्सी में ही उसने अपना फोन नंबर दिया हो और घर आने की दावत भी, और ये भी बता दिया है कि बाप नहीं है, माँ नर्स है जिसकी रात की ड्यूटी है, यानी मैदान साफ मिलेगा। फिर फरजाना ने भी हर लड़की की तरह मज़ाहमत की थी, लेकिन वो सच्ची मज़ाहमत थी, वरना लड़कियां ये दिखाने और साबित करने के लिए मज़ाहमत करती हैं कि वो ऐसी वैसी नहीं। फरजाना के सिवा कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो उसकी पेशकदमियों पर तौहीन और दिल्लत के एहसास से शल होकर रो पड़ी हो, और फरजाना ही वो लड़की थी जिसके सामने उसने अपने बदतरीन होने का एतराफ किया था, लेकिन वो उसे अच्छा समझती थी। उस सब कुछ के बाद कौन सी बड़ी बात थी कि उसे फरदाना से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मसला ये था कि वो खुद को फरदाना के काबिल नहीं समझता था। ये सब कुछ सोचते सोचते वो चौंक पड़ा। अरे, उसे एहसास भी नहीं हुआ, मगर सच ये है कि फरदाना से मुलाकात के बाद वो गैर महसूस तौर पर खुद कार अंदाज में बुराइयों से दूर होता गया। उसे हैरत भी हुई और खुशी भी। उसने अब तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, और उसके बाद वो किसी औरत के करीब भी नहीं गया। हालांकि उसके पास मौके अब पहले से भी ज्यादा थे, क्योंकि अब उसके पास बेहिसाब दौलत थी। अलबत्ता शर्त लगाने से वो अब भी बाज नहीं आया था, मगर अगले ही लम्हे वो ये सोचकर बुझ गया कि उसका सबब फुर्सत ना मिल रहा है। वो मसरूफ रहा। फिर शैतान से जंग ने उसे मोहलत ही नहीं दी, लेकिन फौरन ही उसे ख्याल आया कि अय्याशी तो उसके बावजूद भी कर सकता था। अगले 1 घंटे में खूब गौर फिक्र करने और अपना तज्जिया करने के बाद वो दयानतदारी और गैर जानिबदारी से इस नतीजे पर पहुंचा कि अगरचे वो बुरा और अब भी है, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि वो नेक नहीं है। फिर भी अब वो फरदाना को प्रपोज कर सकता है, और फरदाना तो उसे तमाम बुराइयों के बावजूद अपना समझती थी। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड को यकीनी शिकस्त का सामना था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए दूसरे दिन खेल खत्म होने से 1 घंटा पहले अपनी इनिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 564 था। ये अच्छा स्कोर था, लेकिन ऐसे स्कोर के बावजूद मैच ड्रा होते रहे हैं। ऐसे में मैच का इन्हिसार बाद में खेलने वाली टीम की बैटिंग पर होता है, मगर पाकिस्तानी बॉलर ने शानदार बॉलिंग करके मैच को दिलचस्प मरहले में दाखिल कर दिया। उन्होंने 1 घंटे के खेल में इंग्लैंड को सिर्फ 24 रन बनाने दिए और उनके 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। लेकिन तीसरे दिन का खेल इंग्लैंड की किस्मत पर मोहर लगा गया। अंग्रेज बैट्समैन पूरे दिन सिर्फ विकेट बचाने की जद्दोजहद करते रहे। स्कोर करना उनका मसला नहीं था, उन्हें तो विकेट बचाना थी। इस तरह वो मैच भी बचा सकते थे, मगर पाकिस्तानी बॉलर खेल पर पूरी तरह छाए हुए थे। सिर्फ तीसरी और चौथी विकेट मदाफत कर सकी। चौथी विकेट करने के बाद पूरी टीम ढेर हो गई। सितम यह हुआ कि उन्हें आखिरी आधे घंटे में दूसरी इनिंग शुरू करना पड़ी। पहले ही ओवर में ओपनर आउट हो गया। 1 डाउन खेलने के लिए मुस्तंद बैट्समैन की बजाय नाइट वाच में भेजा गया। चौथे ओवर में भी वो दागे मुफारकत दे गया। यूं एक और नाइट वॉचमैन भेजा गया, जैसे बाकी 3 और झील गए थे। सिर्फ तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर यह पोजीशन थी कि इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में मैच बचाने के लिए 363 रन बनाने थे और 2 दिन बैटिंग करना थी। उसमें 11 रन और वो बना चुके थे, मगर उनके 2 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे।
अब सिर्फ बारिश ही मैच जिता सकती थी। उस रोज मैच खत्म होने पर जरा पहले पीटर फोर्ड अदनान से मिलने आया तो अदनान को हैरत हुई। मामला ठीक ठाक चल रहे थे। पहला टेस्ट भी बारिश से महफूज था और दूसरा टेस्ट भी अब तक महफूज, और यकीन था कि बारिश नहीं होगी। मिस्टर फोर्ड, फरमाइए कैसे जहमत की? अदनान ने कहा। हमें आपकी मदद की जरूरत है, पीटर फोर्ड बोला। अदनान खुश हो गया कि कोई और कारोबारी मुआहदा होने वाला है। जी फरमाइए, उसने बेहद खुश अखलाकी से कहा। हम ये मैच बचाना चाहते हैं हर कीमत पर। पहले तो अदनान के समझ में नहीं आया, फिर उसने हैरत से कहा कि आप दूसरे टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, पीटर फोर्ड ने कहा। तो अब क्या हो सकता है? रूल्स के तहत अब आप मुझे टीम में शामिल नहीं कर सकते, और मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन कभी नहीं रहा, अदनान ने मस्करेपन से कहा। फिर पाकिस्तानी बॉलर जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगर आप ब्रायन लारा और टेंडुलकर की खिदमत हासिल करें तब भी मैच नहीं बचा सकेंगे। पीटर फोर्ड का चेहरा तमतमा उठा। प्लीज संजीदगी इख्तियार करें, मैं ये कह रहा हूं कि बारिश हो जाए तो मैच बच सकता है। दुरुस्त कहा आपने, मगर बारिश की दुआ तो दूर की बात है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मुआहदे के तहत हमारी फिल्म आपको बारिश से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुझे यकीन है कि बारिश होगी भी नहीं, मगर अब हम ये चाहते हैं कि 2 दिन मूसलाधार बारिश हो। चाहने से क्या होता है? मेरे और आप लोगों के चाहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपके चाहने से कुछ भी हो सकता है। अदनान ने दिल ही दिल में नौज बिल्ला कहा। फिर पीटर फोर्ड से कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अव्वल तो ये मुमकिन नहीं, दूसरे मुमकिन हो भी तो बारिश होने की सूरत में हमें आपको लाखों पाउंड अदा करने होंगे, लिहाजा बारिश तो हमारी दुश्मन है। दोस्त भी हो सकती है, पीटर फोर्ड पहली बार मुस्कुराया। बारिश हुई तो हम आपसे कोई हर्जाना वसूल नहीं करेंगे, उल्टा हम आपको माकूल मुआवजा अदा करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बारिश कैसे करा सकता हूँ, जैसे वो मल्डन में कराई थी? फोर्ड शातराना अंदाज में मुस्कुराया। आपका क्या ख्याल है मैं कौन हूँ? अदनान ने जरा तीखे लहजे में पूछा। मशरक का जादूगर, फोर्ड ने बिला झिझक कहा। ला हौल वला कुव्वता, अदनान के मुंह से बेसाख्ता निकला। ये सब कहानियों में होता है, हम बड़े साइंटिफिक अंदाज में काम कर रहे हैं। यूं समझ लें कि हमारे पास जदीद तरीन महकमा मौसमियात है, जो आपके महकमा मौसमियात से 100 साल आगे है। आप 1000 साल आगे भी कह लें तो मुझे कोई एतराज नहीं, फोर्ड ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से विंबलडन के इर्द गिर्द को छोड़कर पूरे लंदन में मूसलाधार बारिश को होते हुए देखी है। बख्शिश सिर्फ विंबलडन की हुई थी। गुफ्तगू बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई। अदनान ने जल्दी से मौजू बदला। ये टेस्ट बचाना इतना जरूरी क्यों है आपके लिए? आज मैच देखने आने वालों की तादाद बहुत कम थी। ये मैच हार गए तो अगले मैच में स्टेडियम खाली पड़ा होगा, फोर्ड ने आह भरकर कहा। और आपको जो हम भारी फीस दे रहे हैं वो गेट मनी के बदौलत है। गेट मनी पर क्या असर पड़ेगा मुझे मालूम है। तीसरा और चौथा टेस्ट भी अभी से सील आउट है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग टिकट खरीदने के बावजूद मैच देखने ना आए तो ये खेल की तौहीन है। हमारी टीम का मोराल पहले ही बहुत डाउन है, वो तबाह हो जाएगा। मगर मिस्टर फोर्ड, ये 5 मैचों की सीरीज है। पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई तो सीरीज और फंसी खेल हो जाएगी, अदनान ने दलील दी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हारे हुए घोड़े दौड़ ही नहीं सकते। हमारे यहाँ क्रिकेट का बहरान अब तकरीबन 2 दहाई पुराना हो चुका है। पिछले 15-20 सालों में इंग्लिश क्रिकेट बहुत बीमार रही। सच पूछो तो लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ रही है। जरा सोचो तो, क्रिकेट की सबसे बड़ी नर्सरी हमारे यहाँ है। औसत दर्जे के गैर मुल्की खिलाड़ी जो यहाँ काउंटी क्रिकेट खेलता है 2-3 साल में अजीम खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन पिछले बरसों में हमने कितने अजीम खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, एक भी नहीं। और क्रिकेट हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। ये एक बहुत बड़ी रवायत है और हम रवायत परस्त कौम हैं। ये मुबालगा नहीं कि हमने दुनिया को क्रिकेट खेलना ही नहीं सिखाया और उसके आदाब से भी रोशनास कराया। हमने अमलन दिखाया कि हार कर भी सर बुलंद रहा जा सकता है। स्पोर्ट्समैन शब के मुअल्लिम हम ही हैं। मगर पिछले 10 सालों को देखो, हमारे निकात तंग नजर हो गए। हमारी स्पोर्ट्स राइटर्स गैर जानबदारी से महरूम हो गए। हमारी टीमें इंग्लैंड आते हुए घबराने लगी। उनके यहाँ पहुंचते ही उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है और स्पोर्ट्स राइटर और नकाद उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन खिलाड़ियों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है जो सबसे खतरनाक हो। इंजमामुल हक की मिसाल सामने रखो। हम सब मैच से पहले और मैदान के बाहर मुखालफत टीम को शिकस्त देने की कोशिश में मसरूफ हो जाते हैं। कभी सोचा कि क्यों? इसलिए कि हम अपनी टीम पर यकीन और एतमाद नहीं। हम यकीन रखते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है और हम टीम हारते हारते थक चुके हैं।
मुसलसल हारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वी आर बोर्ड स्पोर्ट्स नाउ, और सब के बावजूद हम हार जाएं तो मुखालफ की फतेह को बेअसर करने के लिए इल्जाम तराशू की मुहिम शुरू कर देते हैं। बड़ी संजीदगी और खुलूस से हमने काउंटी क्रिकेट में तमाम तजर्बे और ऑपरेशन करके देख लिए। अब हम यही कर सकते हैं कि अपनी टीम को शिकस्त से बचाने के लिए तुमसे मुंह मांगे दामों बारिश खरीद लें। मेरी बात पर गौर कर रहे हो ना? मुंह मांगे दामों। अदनान खामोश बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। जो कुछ सारी दुनिया कह रही थी वो एक अंग्रेज की जुबानी सुन रहा था। उसे अपने सामने बैठे उस अंग्रेज की नीयत और खलूस में कोई शुबा नहीं था। बस एक खामी थी उसकी सोच में। वो मनफी जराए से मस्बत नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे ये बात कैसे समझाता? जानता था कि उसके अपने वतन में हदायत याफ्ता लोग भी यही कर रहे हैं। रिश्वत के पैसे से, नाजायज दौलत से नेकियां, हज, कुर्बानी, ज़कात, खैरात, मस्जिदों की तामीर और गरीबों की मदद, और वो ये समझते हैं कि आखिरत का सामान कर रहे हैं। नहीं समझते कि कीकर पर अंगूर की बेल चढ़ाए जा रहे हैं। आखिरत में तो अंगूर भी नहीं मिलेंगे, अंगूर तो यहीं छलनी होकर ज़ाया हो चुके होंगे। फिर क्या कहते हैं आप? फोर्ड ने उसे चौंका दिए। देखिए, मैं अपने मौसम के एक्सपर्ट से बात करके ही कुछ कर सकूंगा। मैं 2 घंटे बाद आपको फोन करूंगा। मैं मुंतजिर रहूंगा, पीटर फोर्ड ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। फोर्ड के जाते ही अदनान फोन की तरफ मतवज्जा हो गया। उसे सुलेमान से राब्ता करना था। उसी लम्हे फोन की घंटी चीख उठी। उसने हाथ बढ़ाकर रसूल उठाया और माउथ पीस में कहा, सुलेमान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से अदनान की आवाज सुनाई दी। क्या हाल है सुलेमान? बहुत बुरा हाल है। करिए तो है। अदनान के लहजे में तशवीश दर आई। बता नहीं सकता, लिहाजा छोड़ो, अपनी सुनाओ, सुलेमान ने खुश्क लहजे में कहा। इधर खैरियत है, बस एक तब्दीली का इम्कान है। मुझे लगता है कि कल और परसों ओल्ड ट्रेडफोर्ड में इतनी बारिश होगी कि खेल नहीं हो सकेगा और टेस्ट ड्रा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अदनान के लहजे में सनसनी और बेताबी थी। मेरा भी यही ख्याल है, सुलेमान ने इत्मीनान से कहा। क्या कह रहे हो? लहजे से पता चलता था कि दूसरी तरफ अदनान उछल पड़ा है। ठीक कह रहा हूँ, तो मेरी बात समझ नहीं रहे? खूब अच्छी तरह समझ रहा हूँ, सुलेमान ने खुश्क लहजे में कहा। मैदान में शिकस्त खाने वाले मैदान के बाहर शिकस्त से बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुंह मांगा मुआवजा देंगे, ये अंदाजा भी कर सकता हूँ। तो फिर बात यह है कि मैं ये मैच बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ। मैं उसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा और सच्चा पाकिस्तानी हूँ मैं। बात करोड़ों की है, दूसरी तरफ से अदनान ने कहा। बात पूरी दुनिया की दौलत की भी हो तो क्या है? मैं बुनियादी तौर पर एक क्लर्क हूँ जिसका बगैर लव मैरिज के दौलत से नाता जुड़ा हुआ है। मैं हनीमून मना रहा हूँ, लेकिन जानता हूं कि अंजामे कार नाचाकी होगी और अलहदगी हो जाएगी। मुमकिन है मुझे नाने नफक्का भी अदा करना पड़े, लेकिन यार मेरी बात सुनो अदनान, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। सुलेमान ने अदनान की बात काटते हुए कहा। लेकिन तुमने एक ज़मनी और गैर अहम बात को अहम तरीन बना लिया और असल बात को भूल बैठे हो। मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम जैसे एक मनफत बख्श कारोबार समझ कर उसके बारे में सीरियस हो गए हो। वो मनफत बख्श है जरूर, लेकिन उन मैनों में नहीं जिनमें तुम समझ रहे हो। ये कारोबार दर हकीकत एक बदतरीन दुश्मन से जंग है। हमें उस पर फतेह हासिल करनी है। दौलत कमाना हमारा मकसद नहीं, अलबत्ता ये अमकान मौजूद है कि हमें आखिरत में उसका नफा पहुंचे। रसूल पर चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अदनान की आवाज उभरी। लहजे में शर्मिंदगी थी। याद दिलाने का शुक्रिया सुलेमान, मैं वाकई भूल गया था दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अदनान ने क्रेडल को उंगली से दबाते हुए गहरी सांस ली और फौरन ही पीटर फोर्ड का नंबर मिलाया। मिस्टर फोर्ड, अदनान बोल रहा हूँ, उसने माउथ पीस में कहा। यस मिस्टर अदनान, कोई अच्छी खबर? सॉरी मिस्टर फोर्ड, हमारे एक्सपर्ट ने भी वही कहा है जो मैंने आपको बताया था। इस मामले में हमारा भी कोई इख्तियार नहीं। ये वो बात है जिसे हम तस्लीम नहीं कर सकते। मैं इस सूरत में आपको किसी भी तरह यकीन नहीं दिला सकता, इसकी जरूरत भी नहीं। और बता दूं कि इस टेस्ट के बाद हम इस पर गौर करेंगे कि मुआहदा कैंसिल कर दें। आपकी मर्जी, लेकिन मुआहदे की रूह से आपको मुआवजा 5 टेस्ट मैचों का अदा करना होगा। कोशिश कर देखना, तुम्हें अदालतों का तजर्बा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ से रसूल पटक दिया गया। अदनान को कोई परवाह नहीं थी। सुलेमान ने बर वक्त उसे इस कारोबार की हसीयत याद दिला दी थी। वाकई इसका मकसद दौलत कमाना नहीं, शैतान को शिकस्त देना था। ये अलग बात के बोनस में उन्हें लाखों करोड़ों मिल रहे थे। उस वक्त तक अदनान एसोसिएट्स की आमदनी करोड़ों में थी। रॉबर्ट पंचम ने उसे चौंका दिया। सर, 3 अफराद आपसे मिलना चाहते हैं, तुम उन्हें मुतमिन कर सकते हो? अदनान ने बेध्यानी से कहा।
वो मिस्र हैं कि आपसे ही बात करेंगे। अलबत्ता मैं ये इत्मीनान मैंने कर लिया है कि ये बड़ा बिजनेस है और मौसम से मुतल्लिक है। ठीक है, उन्हें भेज दो। रॉबर्ट के बाहर जाने के बाद वो 3 अफराद कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही अदनान संभल कर बैठ गया। वो सूरत व शक्ल से उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, सबसे बढ़कर ये कि तीनों एशियाई बल्कि हम वतन लग रहे थे। तशरीफ रखिए, उसने सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए अंग्रेजी में कहा। तीनों बैठ गए। शुक्रिया, अब हम आपसे अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू कर सकते हैं, उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, अदनान भी मुस्कुरा दिया। परदेश में हम किसी अहम वतन का मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। दोस्त ने कहा, दुरुस्त कहा आपने। ये बताइए क्या पियेंगे? चाय मंगवा लीजिए। वही एक शख्स बात कर रहा था, दूसरे दोनों खामोश बैठे हुए थे। अदनान ने इंटरकॉम पर मिस शीला से चाय भिजवाने को कहा और फिर उनकी तरफ मतवज्जा हो गया। अब फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? पहले तारफ हो जाए, मैं तारक ज़ुबैर हूँ, ये सीताराम है और ये भीषम सिंह। उसने अपने तीनों साथियों की तरफ इशारा किया। खुशी हुई आपसे मिलकर, मैं अदनान अहमद हूँ। आपको कौन नहीं जानता? तारक अय्यारी से मुस्कुराया। हम तीनों बिजनेसमैन हैं, अलग अलग बिजनेस है हमारा, लेकिन फील्ड एक है। बहुत खूब, अदनान ने कहा। वो कारोबार के सिलसिले में उसकी वजाहत का मुंतज़िर था। आपकी और हमारे दरमियान एक मुश्तरका कदर है। योर आवर बिजनेस इज आल्सो नॉट लीगल टाइम। अदनान संभल कर बैठ गया। आपको गलतफहमी हुई है। माई बिजनेस इज परफेक्टली लेमिजेटमेट। बज़ाहिर तो हमारा बिजनेस भी लेमिजेट है। हर लम्हा उसके लिए अदनान की नापसंदीदगी बढ़ती जा रही थी। आपके ख्याल में मेरा बिजनेस क्या है? बारिशों और रोशन और चमकदार दिनों की फरोख्त। अदनान मुस्कुराए बगैर ना रह सका। वो चीज जिस पर किसी इंसान का इख्तियार नहीं, मगर आप अपना इख्तियार साबित कर चुके हैं, इसलिए बिजनेसमैन हैं। मेरा ख्याल है कि अब काम की बात हो जाए, अदनान ने खुश्क लहजे में कहा। आपने अभी तक अपने कारोबार की नोयत नहीं बताई। हमारा कारोबार है शर्तें लगाना, शर्तें कबूल करना, तारक ने कहा। मुक्त से लफ्जों में इस तरह बयान किया जा सकता है क्योंकि हमारा मैदान बहुत फैला हुआ है। हम हर बात पर शर्त कबूल करते हैं और शर्त लगाने को तैयार रहते हैं। खेल से, मौसम से, तिजारत से, सियासत से और मजहब से कुदरती आफात तक। अदनान फिर फैसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसे सुलेमान का ख्याल आ गया था। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? दूसरे टेस्ट की सूरत हाल तो आपको मालूम ही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इंग्लैंड यकीनी तौर पर मैच हारने वाला है। जी हाँ, चुनाचा हमने 2 शर्तें मैदान में उछाल दी, तारक ने फातहाना लहजे में कहा। एक ये कि इंग्लैंड मैच नहीं हारेगा, दूसरी ये कि दोनों दिन शदीद बारिश होगी, लेकिन ये नामुमकिन है, अदनान बोला। नामुमकिनात ही से ये बिजनेस चलता है, तारक ने दानिशमंदा अंदाज में कहा। इस पर भाव बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन नामुमकिन होने की वजह से आपको नुकसान भी तो होगा। हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अहलियत रखते हैं, इसलिए किस बिजनेस में हैं। अब हमारे इन दोनों शर्तों को देखें। दर हकीकत ये एक ही शर्त है, बारिश हो गई तो इंग्लैंड हारने का सवाल ही नहीं। इससे ये हुआ कि शायकीन के लिए दोराइटी बन गई। लेकिन आपने बारिश के मुतल्लिक शर्त जीत कैसे लगाई, जबकि इसका मकान है ही नहीं? ये शर्त हमने आपके जोर पर लगाई है, तारक ने अदनान की आंखों में देखते हुए कहा। हम बारिश करा सकते हैं। नाउज़ बिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? ये चीजें किसी के इख्तियार में नहीं, खुदा के सिवा। कारोबारी दुनिया में खुदा नहीं चलता, तारक ने खुश्क लहजे में कहा। हम आपके मुतल्लिक सब कुछ जानते हैं। वह मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक आपने हर जगह यही साबित किया है कि मौसम की बागें आपके हाथ में हैं। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, अदनान ने गहरी सांस लेकर कहा। हाँ, अल्लाह ने मुझे उस सिलसिले में छठी हिस्स दी है। बारिश होने वाली हो तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन वह बल्डन के मौका पर तो आपने वह बल्डन के मुंतज़िमीन को गैर मुतवक्का और मुसलसल बारिश के जरिए राम किया था। सीताराम ने पहली बार जुबान खोली। अदनान इस सवाल के लिए तैयार था। मैंने सिर्फ अपने छठी हिस्से फायदा उठाया था। महकमा मौसमियात ने बारिश ना होने की पेशगोई की थी, जबकि मेरी हिस्स बता रही थी कि मूसलाधार बारिश होगी। चुनाचा मैंने उन्हें मौसम से तोहफ़्फ़ुज़ ऑफर कर डाली। मेरी तवक्का के मुताबिक उन्होंने मुझे रद्द कर दिया। अपने हिस्से के मुताबिक मैंने उन्हें चैलेंज कर दिया। मुझे मालूम था कि 2 दिन बारिश होती रही तो मेरे सामने घुटने टेक देंगे, और ऐसा ही हुआ। और अब आपकी हिस्स खामोश है, यानी अगले 2 रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं, तारक ने पूछा। जी हाँ, यही बात है, और आप बारिश नहीं करा सकते। ये भीषम सिंह था। मैं अर्ज कर चुका हूँ। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उठ खड़े हुए। सॉरी मिस्टर अदनान, हमने आपका वक्त ज़ाया किया। चाय का शुक्रिया। वो हाथ मिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सुनिए, अदनान ने उन्हें पुकारा। वो तीनों पलटे।
तारक ने कहा, अरे हमने आपको कोई ऑफर भी तो नहीं की, देखिए हम आपको मुंह मांगा मुआवजा देंगे। अदनान उनकी गलतफहमी समझ गया। उनका ख्याल था कि उसने उनकी ऑफर कबूल करने की गर्ज से उन्हें पुकारा है। सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं, उसने माजरत खवाना लहजे में कहा। मैं बिजनेसमैन हूँ, काम मेरे बस का होता है तो मैं कभी इनकार ना करता, बल्कि पहलू से बातचीत करता। तो फिर, तारक ने पूछा। यह सवाल उसके दोनों साथियों की निगाहों में था। मुझे इसका हक तो नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्या करेंगे? बारिश नहीं होने की सूरत में आपको भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। हमें नुकसान कम ही होता है। हम दूर की सोचते हैं, फिर कदम उठाते हैं। हम गैम्बलर मैन नहीं, बिजनेसमैन हैं। अदनान अब भी उनको सवालिया नजरों से देख रहा था। आपको बताने में कोई हर्ज नहीं, बारिश की शर्तों में जो नुकसान हो रहा है उसे भारी मुनाफे में तब्दील करने के लिए हम एक और बड़ी और उससे ज्यादा नामुमकिन शर्त लगाएंगे। मसलन, तारक ने कहका लगाया, हम अब ये शर्तें लगाएंगे कि इंग्लैंड ये मैच जीतेगा, उस पर भाव बहुत ही ज्यादा मिलेगा। 99% लोग इसके खिलाफ शर्त लगाएंगे और जब इंग्लैंड ये मैच जीतेगा तो हम पर दौलत बरसेगी। अदनान का मुंह फरते हैरत से खुल गया। लेकिन ये तो नामुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है, आप देखिएगा मिस्टर अदनान। लेकिन कैसे? सॉरी, ये नहीं बताया जा सकता, ट्रेड सीक्रेट है भाई। वो तीनों चले गए तो अदनान सर पकड़कर बैठ गया। ये अजीब दिन साबित हुआ था। अदनान से बात करने के बाद सुलेमान ने खासी देर तक फरदाना का नंबर ट्राई नहीं किया और झंझलाहट ने उसे शल करके रख दिया था। कुछ नाउमीदी भी थी और वो उसलिए ज्यादा अहम हो गई थी कि उसने पहली बार किसी अहमियत का एतराफ किया था, किसी की आरज़ू की थी, मगर लगता था कि उसके नतीजे पर पहुंचने में देर कर दी थी। नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे के करीब उसने बिला इरादा रसूल उठा लिया और फरदाना का नंबर डायल किया। इस बार दूसरी तरफ घंटी बजी थी। उसकी धड़कनों की लय बदलने लगी। तीसरी घंटी पर रसूल उठा लिया गया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सुलेमान? दूसरी तरफ से फरदाना की आवाज उभरी। उसकी आवाज सुनते ही सुलेमान को गुस्सा आने लगा। किससे कर रही थी इतनी तवील गुफ्तगू? उसने बरहमी से कहा।